वेलकम वेलकम टू ऑनलाइन कैरियर क्लासेस। ऑनलाइन कैरियर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो हिंदी की उत्पत्ति को जानने के लिए हिंदी का विकास और इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। तो जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है या हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो 1000 ईस्वी के बाद से माना जाता है। 1000 ईस्वी के बाद से माना जाता है। 1000 ईस्वी के पहले हिंदी का कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं था। मतलब 1000 ईस्वी के पहले हिंदी नहीं बोली जाती थी। तो आखिर कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो इसको जानने के लिए हम इस थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। तो इतिहास में जो हमारा 1500 से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व का जो समय है इसको हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसको हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और जो वैदिक काल है ये आर्यों का युग था। ये आर्यों का काल था या आर्यों का युग था। मतलब इसमें आर्य लोग रहते थे। और ये जो आर्य थे इनकी जो भाषा हुआ करती है वो भाषा संस्कृत हुआ करती थी। ये जो संस्कृत थी ये संस्कृत भी दो प्रकार की होती थी। एक को हम वैदिक संस्कृत कहते हैं, एक को वैदिक संस्कृत कहा जाता है और दूसरे को लौकिक संस्कृत कहा जाता है। जो वैदिक संस्कृत थी इसमें जो वेदों की रचना की गई है वो वैदिक संस्कृत में की गई है, जबकि जो जनमानस की आम चाल की जो बोलचाल की भाषा थी उसको लौकिक संस्कृत कहा जाता है। तो इसी संस्कृत से ही ये जो आपकी संस्कृत भाषा थी, इस संस्कृत भाषा से एक भाषा का विकास हुआ जिसको हम पाली कहते हैं। जो पाली भाषा है, आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध, इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं वो पाली भाषा में दिए गए हैं। पाली भाषा के बाद एक भाषा का विकास हुआ जिसको हम प्राकृत भाषा कहते हैं। जो हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, उन्होंने अपने जो उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में दिए। प्राकृत भाषा के बाद में बहुत ही कम समय के लिए एक भाषा का विकास हुआ जिसको हम अव्वाहक कहते हैं। इसी अव्वाहक से ही एक भाषा जन्मी जिसको हम अपभ्रंश कहते हैं। और इस अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ। इस अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ। तो ये जो हिंदी का विकास हुआ था वो अपभ्रंश से हुआ था। ये अपभ्रंश भी कई प्रकार की होती हैं, अभी इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो जब अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ तो क्या ये जो हिंदी जो हम वर्तमान में बोल रहे हैं, क्या इसी वर्तमान हिंदी का विकास हुआ? तो ऐसा नहीं है। जिस हिंदी का विकास हुआ वो हिंदी प्राचीन हिंदी कहलाई और वो बहुत ही अशुद्ध हिंदी कह सकते हैं, या जो हम इस वक्त बोल रहे हैं ये एक प्रकार की बहुत ही अच्छी हिंदी मानी जाती है। लेकिन उस समय की हिंदी इस प्रकार की हिंदी नहीं थी। तो उस समय जो हिंदी बोली जाती थी उसको प्राचीन हिंदी कहा जाता था। प्राचीन हिंदी के बाद में जो हिंदी बोली गई उसको कहा गया मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी के बाद आधुनिक हिंदी का विकास हुआ जो हम वर्तमान में बोल रहे हैं। ये जो भाषा है इसी को हम कहते हैं आधुनिक हिंदी। तो जो प्राचीन हिंदी का विकास हुआ वो 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच माना जाता है। 1400 से 1850 ईस्वी 1850 ईस्वी के बीच का जो समय माना जाता है वो मध्यकालीन हिंदी का माना जाता है। और 1850 से 1850 ईस्वी से अब तक का जो समय है वो आपका आधुनिक हिंदी का समय माना जाता है। तो अब हम देखते हैं हिंदी की कुछ उपबोलियां या उपभाषाएं। तो जो हिंदी है, जो आपकी हिंदी है, इस हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। इस हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं
जिनमें से पहली जो उपभाषा है वो आपकी पश्चिमी हिंदी, वो आपकी है पश्चिमी हिंदी। जो पश्चिमी हिंदी है वो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, या जो पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसी शौरसेनी अपभ्रंश से जो आपकी बोलियां निकली हैं वो बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली को ही कौरवी भी कहते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि खड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कौरवी बोली या कौरवी भाषा के नाम से जाना जाता है। और एक आपकी बांगरू, वो भी शौरसेनी अपभ्रंश से ही निकली है, जो कि आपकी हरियाणवी बोली जो होती है, इसी को हम बांगरू भी कहते हैं। दूसरी जो आपकी उपभाषा है वो है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जो अपभ्रंश से निकली है उस अपभ्रंश का नाम है अर्धमागधी। ये आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों की जो जननी है, जो उत्पत्ति हुई है, वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। तो इसको आप ऐसे भी याद रखेंगे कि पूर्वी हिंदी उपभाषा की अर्धमागधी अपभ्रंश से जो निकलने वाली बोलियां हैं वो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। इनसे बहुत अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसको आप आ, बा, छा के नाम से याद रखेंगे। आ से अवधी, बा से बघेली और छा से छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। इसके बाद जो हमारी तीसरी उपभाषा है वो आपकी बिहारी हिंदी है। ये जो बिहारी हिंदी है ये मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, क्योंकि जो बिहार है ये प्राचीन समय में आप जानते हैं कि ये मगध का क्षेत्र हुआ करता था, तो उसी से बना आपका मागधी अपभ्रंश। और ये जो मागधी अपभ्रंश है इससे जो निकलने वाली बोलियां हैं वो आपकी मगही, मैथिली और भोजपुरी हैं। बोली क्या होती है? जो बोली हमारी जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है या कम क्षेत्र में बोली जाती है उसी को हम बोली कहते हैं, लेकिन वही जब विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है तो उसको हम भाषा कहते हैं। चौथी जो हमारी उपभाषा है वो है पहाड़ी हिंदी। ये जो पहाड़ी हिंदी है इसकी जो आपकी अपभ्रंश है वो खस अपभ्रंश से निकली हुई है। खस अपभ्रंश ये शौरसेनी अपभ्रंश से ही प्रभावित है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि शौरसेनी अपभ्रंश से ही मिलती जुलती एक अपभ्रंश भाषा है जिसको हम खस कहते हैं। इसी से हमारी पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ है। ये जो आपकी इसकी जो बोलियां हैं वो आपकी कुल्लुई, गढ़वाली और कुमाऊनी, ये इसकी बोलियां हैं। पांचवी जो उपभाषा है ये हमारी राजस्थानी हिंदी होती है। राजस्थानी हिंदी भी शौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई है, जिसकी बोलियां हैं जयपुरी, निमाड़ी, मालवी और मारवाड़ी। ये आपकी पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। तो अब हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं, और प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपका था कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो आपकी शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। शौरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ अन्य क्वेश्चंस भी बनते हैं जिनको हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि हिंदी की जननी किसको कहते हैं। तो अगर जननी पूछा जाए तो जो जननी है वो अपभ्रंश है, जननी अपभ्रंश को कहते हैं। लेकिन अगर आदि जननी कहा जाए, पूछ लिया जाए कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो आदि जननी संस्कृत है, क्योंकि हिंदी का विकास संस्कृत से ही हुआ है। तो आदि जननी संस्कृत को कहते हैं और हिंदी की जननी अपभ्रंश को कहते हैं। एक चीज और याद रखेंगे कि अव्वाहट को अपभ्रंश की अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश ये किसको कहते हैं? तो ये जो आपकी अव्वाहट होती है इसको आप कहते हैं अपभ्रंश की अपभ्रंश। तो ये क्वेश्चंस थे जो कि हमारे पहले क्वेश्चन से बन सकते थे, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो आप याद रखेंगे कि ये भारोपी परिवार की भाषा है। भारोपी का मतलब होता है भारत प्लस यूरोप।
तो भारत प्लस यूरोप का जो मिश्रित परिवार होता है इसी को हम कह देते हैं भारोपीय परिवार। तो भारत और यूरोप, क्योंकि जो आपके आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, ईरान होते हुए आए थे, ठीक है, इसलिए इनमें कुछ यूरोपीय भाषा का भी मिश्रण देखने को मिलता है, इसलिए हिंदी का जो परिवार माना गया है वो भारोपीय परिवार कहते हैं, हिंदी का परिवार भारोपीय परिवार है। अच्छा, तो यहीं पर हम देख लेते हैं कि हिंदी की लिपि कौन सी है। तो जो हिंदी की लिपि है वो आप जानते हैं कि कौन से है, देवनागरी लिपि है। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। क्या अन्य किसी भाषा की भी देवनागरी लिपि है? तो आप कहेंगे हाँ, जो संस्कृत होती है, संस्कृत की जो लिपि होती है वो भी आपकी देवनागरी होती है। इसके साथ साथ जो आपकी नेपाली भाषा है, जो आपकी नेपाली भाषा है, इसकी भी जो लिपि है वो देवनागरी है। क्या अन्य कोई भी भाषा है? तो आप कहेंगे हाँ, जो मराठी भाषा है, मराठी की भी जो लिपि है वो आपकी देवनागरी है। क्या अन्य किसी भाषा की भी लिपि देवनागरी है? तो आप कहेंगे हाँ, जो गुजराती भाषा है, जो आपकी गुजराती भाषा है, इस गुजराती भाषा की जो लिपि है वो भी आपकी देवनागरी लिपि है। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे जो पंजाबी भाषा है, आप जानते हैं जो पंजाबी भाषा है इसकी जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की। जो गुरुमुखी लिपि है इसके जो निर्माण करता है वो आप जानते हैं गुरु अंगद जी। गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि का विस्तार किया गया है, या यही इसके प्रवर्तक हैं गुरुमुखी लिपि के गुरु अंगद जी। अच्छा, जो आपकी अंग्रेजी भाषा होती है, अंग्रेजी, इसकी लिपि कौन सी होती है? तो इसकी लिपि आपकी होती है रोमन लिपि। इसको भी आप याद रखेंगे, रोमन लिपि होती है अंग्रेजी भाषा की, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको बता दिए गए हैं, इनको आप याद रखिए। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्रकृत भाषा का प्रयोग किया है? भाषा शायद यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, तो भाषा का प्रयोग किया है। तो आप जानते हैं अशोक के बारे में सबसे पहले तो जानते हैं कि जो अशोक हैं ये 269 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व ये मगध की गद्दी पर बैठे। कहाँ बैठे? मगध की गद्दी पर बैठे। मगध की गद्दी पर बैठे, ठीक है। ये अशोक के पिताजी का नाम बिंदुसार था और इनकी माताजी का नाम सुभद्रांगी था, ठीक है। अशोक आप जानते हैं कि अशोक ने ही अभिलेख निर्माण को प्रारंभ किया है। आप जानते हैं कि इनके 14 शिलालेख हैं। इनके कितने शिलालेख हैं? 14 शिलालेख हैं। 14 शिलालेख हैं और 7 आपके स्तंभ लेख हैं। 7 आपके स्तंभ लेख हैं अशोक के, ठीक है। अशोक, आप एक और क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछा जाता है कि 269 ईसा पूर्व ये जब मगध की गद्दी पर बैठे तो 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व इन्होंने क्या किया कि कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण किया। कब किया? 261 ईसा पूर्व ये कलिंग पर इन्होंने आक्रमण किया था। अच्छा, ये जो कलिंग पर आक्रमण किया था इसका जो विवरण मिलता है ये अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। जो कलिंग पर आक्रमण का विवरण है वो इनके 13वें शिलालेख से मिलता है। 13वें शिलालेख से मिलता है। तो अशोक ने जो इन शिलालेखों में जिस अपभ्रंश भाषा का जो प्रयोग किया है उसी अपभ्रंश की भाषा यहाँ पे पूछी गई है। तो आप जानते हैं कि अशोक कहाँ के शासक थे? तो आप कहेंगे कि अशोक मगध के शासक थे, ठीक है, मगध। और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हुआ करती थी, जो कि अब पटना के नाम से जानी जाती है, पाटलिपुत्र। मगध में जो भाषा बोली जाती थी, जो अपभ्रंश भाषा बोली जाती थी, इसी को हम मागधी अपभ्रंश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था।
कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प हो जाएगा मागधी भाषा, क्योंकि अशोक कहाँ का शासक था, मगध का, और मगध में जो अपभ्रंश बोली जाती थी उसको मागधी अपभ्रंश कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मागधी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है। तो अभी हमने आपको बताया था पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की जो अपभ्रंश थी वो आपकी थी पश्चिमी हिंदी की जो अपभ्रंश थी वो सौरसेनी अपभ्रंश थी। कौन सी थी? सौरसेनी अपभ्रंश। इसके बाद हमने बताया था जो आपकी पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी की जो अपभ्रंश है वो अर्धमागधी है। वो आपकी कैसी है? अर्धमागधी है। ठीक है। अगली हमने आपको बताया था बिहारी हिंदी, और ये जो बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी की जो अपभ्रंश है वो आपकी मागधी है। इसके साथ हमने आपको बताया था एक पहाड़ी हिंदी, और हमने कहा था ये जो पहाड़ी हिंदी है, ये पहाड़ी हिंदी की जो अपभ्रंश है ये आपकी कौन सी है? तो खस हमने बताया था, खस नामक अपभ्रंश थे इसकी। और एक हमने आपको बताया था राजस्थानी हिंदी, और ये जो राजस्थानी हिंदी थी ये भी आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई है। तो इसकी जो अपभ्रंश थी वो सौरसेनी थी। यहाँ पे पूछा जा रहा है पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी की कौन सी थी? अर्धमागधी। तो इसका जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा, अर्धमागधी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है। जो आपकी पद्मावत है वो किस भाषा में लिखी गई है। तो आप जानते हैं कि जो पद्मावत है, पद्मावत ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें आप जानते हैं कि इसमें मेवाड़ के शासक थे राजा रतन सिंह। मेवाड़ के शासक राजा रतन सिंह, और इनकी जो रानी थी वो रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी को पाने के लिए दिल्ली सल्तनत का एक शासक अलाउद्दीन खिलजी इनको पाने के लिए 1303 ईस्वी में आक्रमण कर देता है, जिसमें राजा रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है, और जो रानी पद्मावती थी ये अपनी सखियों के साथ में आत्मदह कर लेती हैं। तो इसी को कहानी को लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत नामक पुस्तक में। और ये जो पद्मावत है ये आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ये आपका अवधी हो जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है। तो जो आपकी विनय पत्रिका है ये तुलसीदास की रचना है। जो आपकी विनय पत्रिका है आप जानते हैं कि इसके रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास हैं। जो तुलसीदास हैं ये आप जानते हैं कि ये राम भक्ति शाखा के एक कवि हैं। राम भक्ति शाखा के एक कवि हैं। इनके द्वारा एक अन्य पुस्तक भी लिखी गई है जिसको आप कहते हैं रामचरितमानस। ये जो रामचरितमानस है ये आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधी के साथ साथ इसमें संस्कृत के श्लोक या संस्कृत के कुछ शब्द मिलते हैं, लेकिन जो हमारी विनय पत्रिका है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसको याद रखना,
ये ब्रज भाषा में लिखी गई, और रामचरितमानस अगर पूछ लिया जाए तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ पर जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प सी हो जाएगा, ब्रज भाषा में विनय पत्रिका लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, लिखा है बिहारी, बंगाली, उड़िया और आसमिया भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है। तो अभी हमने आपको बताया था कि ये जो बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी, जो बिहारी हिंदी है, इसकी जो अपभ्रंश है वो आपकी मागधी है। कौन सी अपभ्रंश है? मागधी अपभ्रंश है ना। तो बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? मागधी नामक अपभ्रंश से हुआ है। तो इसके साथ साथ जो बंगाली है, ठीक है, जो बंगाली है, जो उड़िया है और आसमिया है, इन भाषाओं का जो विकास हुआ है वो भी मागधी अपभ्रंश से ही हुआ है। तो इसका जो विकल्प होगा वो हमारा विकल्प डी विकल्प सही हो जाएगा, मागधी। इसके साथ साथ कुछ और भी जान लेते हैं। जब उड़िया और आसमिया भाषाओं का जिक्र हो ही गया है तो हम आपको बता दें कि भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। इसमें एक तो आपकी संस्कृत है, एक आपकी संस्कृत है, एक आपकी इसमें कन्नड़, एक आपकी तमिल, एक आपकी तेलुगु, एक आपकी उड़िया हो गई और एक आपकी असमिया। तो इन 6 भाषाओं को हिंदी में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, लिखा है पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश के किस रूप से निकलती है। तो अभी हमने बताया था कि पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, इन दोनों की जो उत्पत्ति हुई है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। वो आपकी शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प हो जाएगा वो आपका शौरसेनी अपभ्रंश विकल्प सी गा विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिला है पैसाची, ये अभी बीएड के एग्जाम में पूछा गया है। तो पूछा गया था कि सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ है। तो सिंधी भाषा का जो विकास हुआ है वो पैसाची से हुआ है, पैसाची, और इसके साथ साथ एक व्राचड़ नाम की अपभ्रंश है, इससे भी ये सिंधी भाषा का विकास माना जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, लिखा है कि हिंदी विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो आप जानते हैं कि जो ब्रज भाषा है इसमें हमारे जो शूरदास हैं, जो रसखान हैं, इन्होंने जो अपनी काव्य रचनाएं की हैं वो ब्रज भाषा में की हैं। तो जो ब्रज भाषा है वो सर्वाधिक किस रूप में प्रचलित है? तो वो काव्य भाषा के रूप में प्रचलित है। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, लिखा है कि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है। तो ब्रज भाषा का विकास अभी हमने आपको बताया था कि जो पश्चिमी हिंदी है, इसी पश्चिमी हिंदी की जो अपभ्रंश है वो आपकी शौरसेनी अपभ्रंश है, और इसी शौरसेनी अपभ्रंश से ही कुछ बोलियों का विकास हुआ है, जिनमें आपकी एक तो है ब्रज भाषा, एक आपकी इसी में ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, खड़ी बोली है, खड़ी बोली हो गई। इसी में आपकी एक बुंदेली है, बुंदेली भी शौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई है। बुंदेली के साथ साथ एक और जिसको आप क्या कहते हैं, बांगरू कहते हैं या हरियाणवी भाषा कहते हैं। तो ये भाषाएं या ये बोलियां जो विकसित हुई हैं वो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। तो ब्रज भाषा किससे हुआ है विकास इसका?
तो सौसेनी अपभ्रंश से इसका विकास माना जाता है। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।